कि कभी हार ना माने और कंटिन्यूस हार्ड वर्क करते रहें, क्योंकि जब तक कंटिन्यूस हार्ड वर्क नहीं होगा जब तक आप कुछ भी पा नहीं सकते। अगर सपोज़ करो मेरे ही केस में मेरे को भी 3-4 बार फेलियर मिला था, लेकिन मैंने कभी उस चीज़ को छोड़ा नहीं। मेरे को हमेशा से एक ही चीज़ थी, एक ही पैशन था कि मेरे को आर्मी में जाना है। तो भले ही मेरे 3 बार 4 बार 5 बार नहीं हुआ, लेकिन मैंने बस ये ठान रखी थी कि मुझे ये करना है। मैं हर बार नए सिरे से वापस शुरू करता था और मेरे को पता था किसी एक ना एक बार तो मेरा होकर ही रहेगा। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं शमशेर कौशिक इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर आपके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हैं हम आज विकास तंवर की बजाय अगर मैं लेफ्टिनेंट विकास तंवर कहूँ तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि हम लेफ्टिनेंट के बगल में बैठे हैं। हमारे गांव के जस्ट नज़दीक ये गांव है, गांव निम्बी। काफ़ी बार आपने हमारे चैनल पर इसके बारे में चर्चा सुनी होगी, अलग अलग विषय में। ख़ास तौर पर यहाँ की एक मुख्य जो खबर रही, बड़ी खबर रही पिछले साल से अभी तक जो कंटिन्यू रही, वो आईपीएस दिव्या तंवर की थी। पहले आईपीएस दिव्या तंवर इस गांव से बनी और उसके बाद फिर वही आईएएस भी बनी, लेकिन साथ में उसी यूपीएससी से जो सीडीएस कंडक्ट करते हैं उसी के माध्यम से विकास तंवर जो हैं वो लेफ्टिनेंट बने हैं। तो आज हम इनका पूरा इंटरव्यू करेंगे और आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। हम उम्मीद करते हैं कि बहुत सारे जो युवा साथी हैं वो इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो उनसे पहले ही रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो अवश्य देखें, ताकि जो सीडीएस का प्रोसेस है वो आप समझ भी पाएँ और कौन सी बुक्स महत्वपूर्ण होती हैं और बहुत सारी इनकी क्या स्ट्रेटजी वगैरह थी, वो सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। विकास, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। थैंक यू सर। अच्छा, शुरू से बताएं कि आपकी जो प्रारंभिक एजुकेशन थी वो कहाँ से हुई, कैसे हुई? मैंने राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बेंगलोर से अपनी पढ़ाई करी है फ्रॉम 6 to 12। मैं 2009 से 16 तक मैं बेंगलोर में ही था और वहीं पे बोर्डिंग स्कूल में मैंने अपनी 6 to 12 कंप्लीट करी है विद साइंस PCMB। मैंने अपना 11th-12th में लिया था और मैंने राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बेंगलोर से अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करी। उसके बाद मैंने अपनी ग्रेजुएशन करी है द नॉर्थ कैप यूनिवर्सिटी गुड़गांव से। वहाँ पे मैंने BSc मैथ्स ऑनर्स करी और फिर उसके बाद मैंने CDS का रिटर्न दिया, जो कि मेरा क्लियर हुआ था। अच्छा, शुरुआती जो पढ़ाई बता रहे हैं आप +2 तक की, वो मिलिट्री स्कूल और सैनिक स्कूल इनसे बता रहे हैं। इसका मतलब ये हो कि कहीं ना कहीं आपके परिवार में जो है आर्मी का टच है। हाँ, मेरे पापा और मेरे दादा दोनों आर्मी में हैं और मैं 3rd जनरेशन हूँ जो कि आर्मी में जा रहा हूँ। अच्छा, ये एक वैसे तो अपने आप में युद्ध क्षेत्र में जाने वाली बात होती है आर्मी में, और तीनों पीढ़ी अब जा चुकी हैं यहाँ पर। हाँ, इसके लिए मैं बहुत गर्व फील करता हूँ। मैंने अपनी फैमिली का भी नाम रोशन किया है कि मेरे दादा, मेरे पापा और अब मैं भी आर्मी में जा रहा हूँ। अच्छा, क्या ये सपना शुरू से ही था या फिर एकदम से बाद में कॉलेज करते समय समझ में आया? नहीं, ये सपना मेरा बचपन से ही था कि मैं आर्मी, मतलब जब से मैं बचपन से छोटा था, जब से ही मैं पापा के साथ आर्मी एरिया में रहता था, जब से मुझे ड्रेस और ये सब का बहुत शौक था, तो मैंने बचपन से ये सोच रखा था कि मुझे आर्मी ऑफिसर बनना है। इंडियन आर्मी चीज़ ही ऐसी है, आई लव आर्मी। अच्छा, मैंने भी कभी दिया था एनडीए का वैसे टेस्ट है। अच्छा, एनडीए का दिया आपने टेस्ट? हाँ, मैंने एनडीए का एक बार टेस्ट दिया था। उस टाइम पे मैं 12th क्लास में पढ़ रहा था 2016 में। मेरा रिटर्न क्लियर हो गया था उस टाइम पे, बट मैं SSB जो इंटरव्यू होता है उसमें मैं किसी हालन से किसी वजह से क्लियर कर नहीं पाया था उसको। फिर तो उसके बाद ही मिला था? नहीं, उसके बाद मेरे 2 चांस और थे, लेकिन उस टाइम पे मेरा रिटर्न क्लियर नहीं हो पाया था। अच्छा, फिर उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट करी। ग्रेजुएशन के बाद मैंने FCAT और CDS दोनों में अप्लाई किया था, दोनों ट्राई करे थे। मेरा FCAT भी क्लियर हुआ है और CDS भी क्लियर हुआ था। FCAT में मेरा मेरिट लिस्ट में मैं आउट हो गया था। अच्छा। मैंने रिटर्न, SSB, मेडिकल सब क्लियर कर लिया था, लेकिन मेरिट लिस्ट में आउट हो गया था। और फिर उसके बाद मैंने CDS दिया और CDS में मैं मेरिट इन हुआ था और फिर अभी 1.5 साल ट्रेनिंग के बाद मैं कमीशन हूँ। जी, बात करें FCAT की तो वो एक ही प्रयास था, 2 प्रयास थे? FCAT मेरा 3 बार क्लियर हुआ है। मैंने 3 बार दिया था, हर बार क्लियर हुआ था। FCAT में मेरा हर बार SSB भी क्लियर हुआ था, लेकिन FCAT में वैकेंसीज़ कम होती हैं और कुछ ज़्यादा बच्चे अगर वो रिकमेंड हो जाते हैं तो उसकी वजह से मेरिट लिस्ट में बहुत प्रॉब्लम आती है। क्या बताएंगे हमारे युवा साथियों को कि ऐसी कौन सी वो कमी थी जो फिर आपने सुधार ली, तो फिर उसके बाद आप CDS भी क्वालिफाई कर गए, मतलब आप कमीशन हो गए? हाँ, कुछ कमी जो थी वो थी, जो रिटर्न के मार्क्स होते हैं वो थोड़े कम हो रहे थे, तो और ज़्यादा पढ़ाई करी और ज़्यादा मेहनत करी। और उसके बाद मैंने UPSC का एग्ज़ाम दिया, UPSC CDS। उसके अंदर भी वही था, लेकिन और जितना कंटिन्यूस हम पढ़ाई करते रहेंगे उतनी ज़्यादा हमारी नॉलेज बढ़ती रहेगी और उसी की वजह से हमारे अच्छे मार्क्स आएंगे। और जितने ज़्यादा अच्छे मार्क्स आएंगे उतने ही हम मेरिट में हायर रैंक पे आएंगे और हमारा ज़्यादा चांस होता है। वैसे तो बहुत सारे साथियों को पहले से ही पता होगा कि जो CDS जो परीक्षा है, CDSC जो एग्ज़ाम होता है, फुल फॉर्म तो वैसे कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज जो एग्जामिनेशन है, का एग्जामिनेशन में निकलता है। तो जो CDSC एग्ज़ाम जो होता है आपका, मतलब CDS एग्ज़ाम
ये सही है। तो CDS जो एग्ज़ाम है ये ग्रेजुएशन बेस किया जाता है, इससे पहले आप NDA के लिए ट्राई करते हैं। तो काफ़ी साथियों को नहीं पता होता है कि NDA करने के पश्चात मान लीजिए वो फेल हो जाते हैं किसी कारणवश, तो आर्मी के अंदर फिर टेक्निकल एंट्री स्कीम भी होती है, TES और CDS जैसे इनकी एंट्री है। अभी एक CDS हमारे शहीद भी हो गए थे, वो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था उसमें, तो वो उनकी भी CDS एंट्री थी। विशेष यहाँ पर बात ये है कि CDS एक ऐसा एग्ज़ामिनेशन है जिसके माध्यम से आप आर्मी में डायरेक्ट लेफ्टिनेंट के पद पर, और आगे फिर बहुत सारी संभावना इसमें है ही, आगे कर्नल वगैरह तक जाते हैं, है ना। और एक देहरादून में ट्रेनिंग होती है इसकी, IM? हाँ, IM देहरादून में इसकी ट्रेनिंग होती है। अगर CDS के थ्रू जाते हैं तो 1.5 साल की ट्रेनिंग होती है, और अगर NDA के थ्रू जाते हैं तो 3 साल पहले पुणे में ट्रेनिंग होती है और फिर उसके बाद 1 साल IM देहरादून में। हाँ, 3 साल की जो ट्रेनिंग आपको खड़गवासला जो जगह है पुणे के अंदर, वहाँ पर देखने को मिलती है। बाकी से जुड़ी हुई जो इन्फॉर्मेशन है ना, आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। मैंने काफ़ी डिटेल में इसके बारे में बताया है, NDA और CDS के बारे में। फ़िलहाल हम FCAT को भी छोड़ देते हैं और NDA को भी छोड़ देते हैं, CDS की बात करते हैं। ऐसा क्या पढ़ते थे आप कि आपका रिटन एग्जामिनेशन भी क्लियर हुआ, फिर आपने SSB भी क्वालिफाई कर दिया? कौन सी बुक्स थी, किस राइटर की बुक्स हुआ करती थी? सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा, CDS एग्ज़ाम में 3 टेस्ट होते हैं। पहला इंग्लिश का, फिर GK का और फिर मैथ्स का। तो हमें तीनों के लिए बराबर पढ़ना होता है। एग्ज़ाम 300 नंबर का होता है, और हमें हर एग्ज़ाम के लिए इंडिविजुअल कट ऑफ, जो कि 20% UPSC के रूल बुक में है कि 20% इंडिविजुअल कट ऑफ क्लियर करनी होगी, एंड देन उसके बाद एक फ़ाइनल कट ऑफ होती है, वो क्लियर करनी पड़ती है। तो ये सब, अगर जिसका ये सब कुछ क्लियर हो जाता है उसका रिटर्न क्लियर होता है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा इंग्लिश जो है। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि आजकल तो जितने भी युवा हैं आजकल इंग्लिश मीडियम स्कूल्स लागू हो गए, तो बचपन से ही जितने भी बच्चे होते हैं सबके इंग्लिश बचपन से ही फ्रॉम बेसिक्स ही सुधारी जाती है स्कूल के थ्रू। मैं बस यही कहना चाहूँगा, स्कूलिंग के टाइम पे या फिर ग्रेजुएशन के टाइम पे आप इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ें, जिससे आपकी वोकेबलरी इंक्रीज़ होगी, और उससे आपके डेली करंट अफेयर्स भी इंक्रीज़ होगी, जिससे आपको एग्ज़ाम में बहुत फ़ायदा मिलेगा। इंग्लिश की प्रैक्टिस बुक्स आती हैं, वो आप सॉल्व कीजिए। इंग्लिश की एक मैंने बुक जो फॉलो की थी वो थी ब्रेनन मार्टिन। वो इंग्लिश की बुक है, ग्रामर बुक है, उसके अंदर एक्सरसाइज भी हैं, सब कुछ है, तो और सारे रूल्स हैं। मैंने उसको फॉलो किया था, उसके थ्रू मैंने इंग्लिश पढ़ी थी। उसके बाद अगर हम बात करें मैथ्स की, तो मैथ्स मैंने अरिहंत और मैंने किरण पब्लिकेशन की बुक्स आती हैं मैथ्स की, मैंने वो सॉल्व करी थी। उसमें बहुत अच्छे तरीके से मैथ्स समझाई जा रखी है, मैथ्स के फॉर्मूलेज़ हैं, मैथ्स के शॉर्टकट्स हैं, सब कुछ, और प्रैक्टिस क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, तो उसके थ्रू मैथ्स में मुझे हेल्प मिल गई थी। और रही बात GK की, GK जो CDS का जो एग्ज़ाम है उसमें जो GK आती है वो बहुत टफ़ होती है, वो बहुत हाई लेवल GK होती है। तो उसके लिए हमें सबसे ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, क्योंकि GK में बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं। हमारे हिस्ट्री आ जाता है, पॉलिटी आ जाता है, ज्योग्राफी आ जाता है, साइंस आ जाता है, करंट अफेयर्स आ जाता है, हमारा एनवायरनमेंट आ जाता है, टेक्नोलॉजी आ जाता है। तो हमें इन सब के लिए अलग अलग से हमें बुक पढ़नी पड़ती है। मैंने बहुत सारे अलग अलग ऑथर्स अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए पढ़े थे। जैसे कि सबसे पहले मैंने बेस बनाने के लिए अपना नॉर्मल GK का लाइक ओवरव्यू नॉलेज के लिए मैंने ल्यूसेंट और अरिहंत की मनोहर पांडे राइटर हैं उनका इस्तेमाल किया था, उनसे मैंने अपना पूरा बेस बनाया। फिर उसके बाद मैंने पर सब्जेक्ट वाइज अलग अलग बुक्स ली, दिशा पब्लिकेशंस की अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग बुक्स आती हैं। जैसे हिस्ट्री के लिए एक बुक है दिशा पब्लिकेशंस, उसके बाद ज्योग्राफी के लिए एक, इकोनॉमिक्स के लिए एक, हिस्ट्री के लिए एक, सारी ऐसे मैंने हर एक बुक करी। उसके बाद इन्हीं के ही दिशा के ही और ऑनलाइन मैंने बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स निकाले और उनको मैंने सॉल्व किया। उसके बाद मैंने ऑनलाइन टेक्स्ट बुक ऐप है उसका सब्सक्रिप्शन लिया, उसमें मैंने क्वेश्चन आंसर्स बहुत सारे प्रैक्टिस किए, और डेली यही एक नॉर्मल टाइम टेबल बनाया जिसके अंदर पढ़ाई हो गया या फिर खेलना हो गया, सारी एक्टिविटीज़ को अकोमोडेट किया, और उसके थ्रू मैंने पूरी प्रिपरेशन करी। मैंने कोर्स एक बार पूरा किया, फिर रिवीजन किया, फिर उसके बाद वापस मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाए। उसके थ्रू मेरा जाके इतनी मेहनत करने के बाद जब जाके CDS क्लियर हुआ। CDS की जो GK होती है वो थोड़ी सी टफ़ हो जाती है कंपेयर टू इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स उसके, तो जितना ज़्यादा हो सके उस पर ध्यान दें। और अभी मैं बात करना चाहूँगा फीमेल कैंडिडेट्स की। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए CDS में मैथ्स का एग्ज़ाम नहीं होता है, सिर्फ इंग्लिश और GK का एग्ज़ाम होता है, तो वो एक प्लस पॉइंट होता है उनके लिए। उनको मैथ्स पढ़ना नहीं पड़ता है, उनको सिर्फ GK और इंग्लिश की ही प्रिपरेशन करनी होती है। जी,
तो बुक्स और इन्होंने बातों ही बातों में अपनी जो स्ट्रेटेजी थी वो स्ट्रेटेजी बता दी है, और स्पेशल इन्होंने हाईलाइट किया है फीमेल के लिए जो एग्जामिनेशन होता है उसके अंदर मैथ्स का एग्जामिनेशन नहीं होता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात थी और साझा करना बहुत ज़रूरी भी था। इन्होंने अच्छे तरीके से इसके बारे में बताया भी। आगे हम एक विशेष जो आज की डेट में ये जो स्मार्टफोन है ना, इसके बारे में चर्चा करना चाहेंगे कि आज का जो युवा है स्मार्टफोन पर ज़्यादा बिजी रहता है, एनी हाउ वो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करता है, सोशल मीडिया पर बिजी रहता है। आपने इसको कैसे मैनेज किया? यूज़ तो आपने भी किया ही है क्योंकि आपने बताया कि ऐप पर आपने कोई सब्सक्रिप्शन लिया था। कैसे मैनेज करते थे स्मार्टफोन को? स्मार्टफ़ोन अच्छे और बुरे दोनों के लिए यूज़ हो सकता है। अब मैंने हमारे आजकल बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो कि इकोनॉमिकली स्टेबल नहीं है, उनके लिए लाइक सब्सक्रिप्शन लेना मुश्किल हो जाता है। लेकिन ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं कि जो फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। हमारे यूट्यूब हो गया, यूट्यूब में इतनी सारी वीडियोस हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, उसके अंदर देख के आप पढ़ाई कर सकते हैं। उसके बाद ऑनलाइन गूगल के अंदर आप कुछ भी सर्च करेंगे, आपको तो पता है आज का ज़माना कैसा है, सब कुछ मिल जाता है आपको। वहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। वो अच्छी बात है, लेकिन आप कैसे यूज़ करते थे? मैंने आपको बताया, मैंने सब्सक्रिप्शन ले रखा था। उसके अलावा मैं करंट अफेयर्स जो भी होता था वो भी मैं वहीं से देखता था यूट्यूब के थ्रू। देन उसके बाद जितने भी मेरे को प्रैक्टिस करना होता था, अगर कुछ और करना होता था, जितना भी एग्ज़ाम के लिए एग्ज़ाम बेस्ड होता था, जैसे मैं कहीं ट्रैवल करता था तो उस टाइम पे बुक्स का उपयोग नहीं हो सकता, तो उस टाइम पे मैं मोबाइल यूज़ कर लेता था, वीडियोस देख लेता था। कहीं सपोज़ मैं मेट्रो में ट्रैवल कर रहा हूँ दिल्ली में कहीं पे, तो वहाँ पर मैं मोबाइल यूज़ कर लेता था, वहाँ पे वीडियोस देख लेता था। ऐसे मतलब कुल मिलाकर ये था कि ये फ़ायदा उठा रहे थे जी। दो चीज़ें होती हैं, या तो मोबाइल आपका सोशल मीडिया जो है आपका इस्तेमाल करेगा, या आप सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि नॉर्मल जो युवा साथी हैं वो सोचते हैं कि हम सोशल मीडिया को इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये होती है कि सोशल मीडिया उनको इस्तेमाल कर रहा होता है। तो इनकी जो एफर्ट्स आपने देखा कि किस प्रकार से इन्होंने डिटेल के अंदर सारी बुक्स के नाम भी बताए, और किस प्रकार से बताया कि पूरे दिन कैसे पढ़ाई करते थे, और साथ में ये भी बताया कि जब ट्रैवल करते थे ना तब भी पढ़ाई करते थे। तो इतने एफर्ट्स करने पड़ते हैं तब जाके कोई एग्जामिनेशन जो है ना प्रॉपरली क्रैक हो पाता है। और फिर उसके बाद फिर अगला जो स्टेप है एसएसबी, तो एसएसबी के लिए या फिर रिटन एग्जामिनेशन के लिए क्या किसी प्रकार की कोई कोचिंग करी थी, कहीं से कुछ तैयारी वगैरह की? नहीं, मैंने खुद से पढ़ा था सब कुछ। मैं बचपन से करता आ रहा हूँ, मतलब मेरे को इसी के लिए शौक था, तो मैं एनडीए के टाइम से पढ़ता आ रहा हूँ, तो तब से मैंने खुद ही शुरू किया था। और तब से किसी प्रकार की कोई कोचिंग नहीं ली? नहीं, बिना किसी कोचिंग? नहीं, बहुत अच्छी मैंने। और सेल्फ स्टडी? हाँ, मैंने पूरा सेल्फ स्टडी किया। वेरी गुड। तो बिना किसी कोचिंग के लिए कोचिंग करे हुए ऐसे एग्जाम्पल मतलब बहुत ही कम मिलते हैं आज के इस जो भी दौर चल रहा है इस दौर के अंदर। और ज़्यादातर कोचिंग सेंटर्स में काफ़ी भीड़ रहती है, लेकिन यहाँ एक बड़ा एग्जाम्पल आपके सामने है कि सेल्फ स्टडी करके भी घर पर रहकर मोबाइल यूट्यूब से सीख कर आप भी अपना है ना कोई यूपीएससी लेवल का जो एग्ज़ाम है, क्योंकि यूपीएससी कराती है ये, उसको क्रैक कर सकते हैं। एक और बात आपकी फैमिली से बातचीत करते हुए मेरे सामने आई थी कि ये आपका कोई पहला अटेम्प्ट नहीं था, 2-3 बार आप फेल भी हुए, और आपके बहन भाई और आपके जो घर परिवार वाले थे सभी कह रहे थे कि आप काफ़ी अच्छे तरीके से फेलियर को मैनेज कर जाते थे। हाँ, कैसे? मेरा बस एक ही तरीका था। अगर सपोज़ करो सपोज़ मैंने एग्ज़ाम दिया और रिज़ल्ट आया नहीं हुआ, मैं थोड़ा 1-1.5 घंटे के लिए थोड़ा उदास होता था, या फिर मैक्स टू मैक्स उस दिन के लिए, लेकिन मैं उस चीज़ को अपने अगले दिन के ऊपर प्रभावित होने नहीं देता था, क्योंकि अगर वो होगा तो मेरे नेगेटिविटी आती रहेगी, और फिर उससे मैं आगे के जो अगला टेस्ट दूंगा उसके लिए मैं प्रिपेयर नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि उसमें क्या होता है बच्चा प्रेशर में आ जाता है। हाँ, बिल्कुल। और फिर वो उसकी वजह से परफॉर्मेंस प्रेशर भी बिगड़ जाता है, एग्ज़ाम में भी सही से ध्यान नहीं लगा पाता, पढ़ाई में भी ध्यान नहीं लगा पाता। तो उसके लिए मैं खेलने भी चले जाता था, या फिर कहीं घूमने चले जाता था दोस्तों के साथ, थोड़ा 1-2 दिन का ब्रेक ले लेता था, उसको एंजॉय थोड़ा सा करके जब माइंड फ्रेश हो जाता था, उसके बाद मैं अपना फिर से पढ़ने बैठता था, और फिर उसके बाद वापस नए सिरे से सबको सारा सिलेबस वापस स्टार्ट करते हुए, और पिछली बातों को ध्यान में ना लाते हुए मैं फिर से वो किया। मतलब फेलियर को अच्छे से मैनेज कर जाते थे। विशेष बात ये है। अच्छा, अब मेरा एक अंतिम सवाल है, बाकी ये जो सवाल है हमारे यूथ के लिए है, क्योंकि जो हमारे जो चैनल के ऊपर जो ज़्यादातर दर्शक हैं, जितने भी ऑडियंस हैं, उन सभी ऑडियंस में ज़्यादातर जो लोग हैं वो युवा हैं, और इस तरह के युवा साथी हैं जो किसी न किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो आपकी तरफ से उनको क्या मैसेज है, वो क्या करें जब वो तैयारी कर रहे हैं? तो कभी हार मान जाते हैं, छोटी मोटी भी, जैसे एग्जामिनेशन क्लियर नहीं हुआ तो छोड़ दिया, अगले किसी और पर फोकस कर लिया, कुछ लोग तो सुसाइड तक भी जाते हैं इन चीज़ों को लेकर, क्या कहेंगे?
मैं बस एक ही बात कहना चाहूँगा कि कभी हार ना माने और कंटिन्यूस हार्ड वर्क करते रहें, क्योंकि जब तक कंटिन्यूस हार्ड वर्क नहीं होगा जब तक आप कुछ भी पा नहीं सकते। अगर सपोज़ करो मेरे ही केस में मेरे को भी 3-4 बार फेलियर मिला था, लेकिन मैंने कभी उस चीज़ को छोड़ा नहीं। मेरे को हमेशा से एक ही चीज़ थी, एक ही पैशन था कि मेरे को आर्मी में जाना है। तो भले ही मेरे 3 बार 4 बार 5 बार नहीं हुआ, लेकिन मैंने बस ये ठान रखी थी कि मुझे ये करना है। मैं हर बार नए सिरे से वापस शुरू करता था और मेरे को पता था किसी एक ना एक बार तो मेरा होकर ही रहेगा। ये विश्वास अपने मन के अंदर अगर आप रखोगे तो आपका पक्का ना पक्का ही क्लियर होगा एग्ज़ाम। आप बस कंटिन्यूस हार्ड वर्क करते रहे, रोज़ एक टाइम टेबल बनाएं, उसको फॉलो करते रहें, ताकि आप एक अपना प्लान बनाओगे, उसके अकॉर्डिंग चलते रहोगे तो एक ऑर्गेनाइज स्टडी रहेगी और अनऑर्गेनाइज स्टडी नहीं होगी। एक ऑर्गेनाइज स्टडी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, एक ना बच्चे पे प्रेशर आने देती है और किसी भी तरीके से टेंशन नहीं होती है बच्चे को, वो आराम से फ्री माइंड होके पढ़ सकता है और उससे हमारा एग्ज़ाम क्लियर होने की जो संभावना है वो ज़्यादा हो जाती है। तो वैसे आपको भी पता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कोई कह नहीं सकता कि हाँ मैं 100% होऊंगा। हम बस हमारी पढ़ाई को लेकर संभावना एक्स्ट्रा कर सकते हैं कि हाँ मैं इस बार और ज़्यादा अच्छे से पढ़ूंगा ताकि मेरी और ज़्यादा संभावना हो जाए क्लियर करने की। हम बस उसी को चलते हुए देखते हुए हम और अच्छे से पढ़ाई करते रहें, कंटिन्यूस पढ़ाई करते हुए रोज़ हम वही पढ़ाई करते रहेंगे तो उससे हम स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। फिर अचीवमेंट मिलेगी और अचीवमेंट को फिर सम्मानित भी किया जाएगा। आज इनके गांव के अंदर पूरे गांव ने और साथ में नज़दीकी क्षेत्र के जो लोग थे उन्होंने इनको काफ़ी सम्मानित किया मालाएं पहनाकर और दूसरे अन्य जैसे मोमेंटो वगैरह देकर। विशेष बात यहाँ पर ये है कि काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है ये और आपके अपने ग्रामीण क्षेत्र से ही है ये भी साथी। जब आपका परिवार सामने था, माननीय राष्ट्रपति जी भी उपस्थित होंगे, जब बैज लगे कैसा महसूस हुआ उस समय? कमीशन जब अलॉट हुआ वो ऐसा मोमेंट था मेरी लाइफ का जो हमेशा याद रहेगा। एक ऑफिसर के लाइफ में यही एक मोमेंट होता है जो वो कभी भी भूलता नहीं है, क्योंकि जिस दिन वो कमीशन हुआ होता है वो मोमेंट बहुत अच्छा था मेरे लिए, मेरे घर वालों के लिए, मेरे परिवार के लिए, खासकर मेरे मम्मी पापा जिन्होंने मेरे स्टार लगाए उस टाइम पे, वो भी बहुत खुश थे। मेरी बहनें भी थी वहीं पर थी, सब बहुत खुश थे, मैं भी बहुत खुश था। वो उस मोमेंट के लिए मैंने 12-13 साल वेट किया। 2009 से मैंने सोच लिया था जब मैं 6th क्लास में था कि मेरे को आर्मी ऑफिसर बनना है, तो 2009 से 2023 आ गया, 13-14 साल लग गए ऑलमोस्ट। तो उस चीज़ को पाने की खुशी तो कुछ अलग ही होती है। उस टाइम पे मैं बहुत खुश हुआ था। तो हम उम्मीद करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। थैंक यू। हम उम्मीद करते हैं कि कुछ इस तरह की खुशी पाने का आप भी प्रयास करेंगे, आप भी अपनी जो पढ़ाई है वो जारी रखेंगे और जितना कर रहे हैं उससे ज़्यादा करने का प्रयास करेंगे। और इस इंटरव्यू के माध्यम से विकास तंवर जो लेफ्टिनेंट हैं, इनके इंटरव्यू के माध्यम से आपने कुछ सीखा होगा और सिर्फ सीखा ही नहीं होगा, हम उम्मीद करते हैं आप उसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे। और इस तरह के पॉजिटिव इंटरव्यूज़ जो हैं, जो आपको आगे ले जाने का काम करते हैं, और भी करते रहेंगे। क्षेत्र की और भी खबरें हम दिखाते रहेंगे। इनके परिवार की पूरी कवरेज आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। इनके घर वालों से सभी से हमने बातचीत करी थी, बड़ा खुशी का यहाँ पर माहौल है। बाकी कैसा लगा ये इंटरव्यू कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा युवा साथियों के पास पहुँच सके और स्टूडेंट्स जो हैं जागरूक हो सके। अगर आप एक पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चों को इस वीडियो को दिखाएं और अगर आप एक बच्चे हैं तो स्वयं इसको रिप्ले करके भी देखें। हो सकता है कि पहली बार में जो आप इंटरव्यू देख रहे थे उसमें किसी बुक का नाम मिस हो गया हो या कुछ ऐसी जानकारी जो आप नहीं सुन पाए, देख पाए हों। जितनी बार देखेंगे कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। बाकी आप सभी का इंडिया न्यूज़ पॉइंट को इतना प्यार देने के लिए दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।